नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल में। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण हमने शुरू किया था, जिसमें हम लोग न्यायपालिका का नियंत्रण पढ़ चुके थे और कल हमने शुरुआत की थी लेजिस्लेटिव कंट्रोल की, यानी विधायिका के नियंत्रण की। तो कल जो हम लोग एक पार्ट पढ़ लिए थे विधायिका के नियंत्रण का, और आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट करेंगे, जांच समितियां। कल हम लोगों ने देखा था मेज पर रखा जाना, जो मैंने आपको बताया था मेज पर रखे जाने का तरीका, और आज हम लोग जानेंगे जांच समितियां। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल यानी कि संसद का अपना एक और कंट्रोल करने का तरीका है समितियां बनाना। समितियों का गठन करके ही वो प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण रखती है। समय समय पर इस तरह की समितियां बनाई जाती है, और बाकी अगर समितियों के बारे में पढ़ना है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी डिटेल दी है, तो अभी तो वो जानना नहीं है हम लोगों को। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि समितियां स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। स्थायी समितियां जो परमानेंटली होती हैं, कभी खत्म नहीं होती, और अस्थायी समिति किसी पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बनाई जाती है और काम खत्म होने के बाद फिर वो खत्म हो जाती है। जैसे ही अस्थायी समितियों का पर्पस कंप्लीट होता है, वैसे ही वो समितियां समाप्त हो जाती है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि समितियों की आवश्यकता क्यों है। अगर समितियां नहीं होंगी तो संसद की कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगी, यानी कि संसद ने जो कार्यपालिका को अपनी शक्तियां सौंपी और वो उसकी जांच नहीं करेगी, उसकी देखरेख नहीं करेगी, तो संसद की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। इसलिए संसद द्वारा समितियों का गठन करके उस तरह के कार्यों की जांच करना जो कि प्रत्यायोजित विधान द्वारा किए गए हैं, बहुत जरूरी होता है। और प्रत्यायोजित विधान पर ज्यादा मजबूती दिखाने के लिए, ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए जांच समितियां हमेशा बनाई जाती हैं। अब भारत में दो तरह की समितियां जो हैं प्रचलित हैं। दो समितियों का गठन किया गया है, एक तो है लोकसभा समिति और दूसरा है राज्यसभा समिति। लोकसभा समिति को हम लोक लेखा समिति के नाम से भी जानते हैं। आपने लोक लेखा समिति कई बार न्यूज चैनल पे, टीवी में सुना होगा। तो लोक लेखा समिति ही लोकसभा समिति है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के जो भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनते हैं, और 1 साल के लिए चुनते हैं सिर्फ। और जो सत्ता में मंत्रिमंडल होता है, जो सत्ता संभाल रहा होता है, उन मंत्रिमंडल के मंत्रियों में से इस समिति का अध्यक्ष या फिर सदस्य नहीं बनाया जाता। यानी कि विपक्षी दल का जो नेता होता है उनमें से चुना जाता है लोकसभा समिति का अध्यक्ष, क्योंकि जब सरकार की तरफ से अध्यक्ष चुना जाएगा या सदस्य चुना जाएगा तो फिर वो सरकार की गलतियां कैसे गिनवाएगा, कभी नहीं बता सकता वो। इसीलिए विपक्षी दल के नेता में से चुना जाता है लोकसभा समिति का अध्यक्ष या फिर सदस्य। इस समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मीनू मसानी थे, और वर्तमान में आप अक्सर देखते होंगे संसद में डिबेट चलती है तो अधीर रंजन चौधरी के काफी भाषण हमें सुनने को मिलते हैं। आप ये सब नाम कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के नाम पूछ देता है कभी कभार। बिहार में तो ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिले हैं, ये सब यूपी और एमपी का पैटर्न है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में कभी वो क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि कंपटीशन है, आपको भी नहीं पता होता है कि क्या पूछा जाएगा। और सामान्य तौर पर इस समिति द्वारा जो भी फैसले होते हैं वो एक मत से ही किए जाते हैं। यानी कि समिति के अगर सदस्य 15 हैं तो 15 का एक ही मत होगा किसी भी मामले को लेकर के। तो ये हो गई आपकी लोकसभा समिति। इसमें जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग चलते हैं राज्यसभा समिति पे। राज्यसभा समिति की स्थापना हुई थी 1964 में। इस समिति में भी 15 ही सदस्य होते हैं।
और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वही राज्यसभा समिति के भी सदस्य होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, तो वही इस समय राज्यसभा समिति के सदस्य भी हैं। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं, और इनके सदस्य और अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो भी राज्यसभा के सभापति ही करते हैं। और एक बात जो कि लोक लेखा समिति से यहाँ पर थोड़ी सी फर्क करती है वो ये है कि वहां पर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष और सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन राज्यसभा समिति में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य भी, जो सत्ता होती है, सत्ता के जो मंत्रिमंडल बनते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य भी यहाँ पर, यानी मंत्रीगण भी राज्यसभा समिति के सदस्य हो सकते हैं, होते हैं, ऐसी कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। और एक और बात है जो कि हिस्ट्री से भी है और कॉन्स्टिट्यूशन से भी है। राज्यसभा समिति के पहले अध्यक्ष यानी राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो माइंड में सेट कर सकते हैं वीडियो बार बार सुन के। तो ये 2 समितियां थी, राज्यसभा समिति और लोकसभा समिति। इसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि संसद अपने अधीनस्थ अधिकारी यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सके। इस समिति का काम ही होता है जांच करना, और जांच करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार करके संसद को देती है। संसद इस पर आगे फैसला लेती है कि क्या करना है, क्योंकि पावर तो संसद के ही हाथ में है। अब ये तो हो गया 2 तरीके का कंट्रोल, और मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, अदर कंट्रोल यानी कि अन्य नियंत्रण। अब अन्य नियंत्रण भी यहाँ पर संसद के ही हाथों में है कि वो जैसे चाहे, जब चाहे, अपनी सुविधा के अनुसार, उनको जो उचित लगता है उस अनुसार जो है बहुत सारे तरीकों से नियंत्रण रख सकती है, नियंत्रित कर सकती है कार्यपालिका पर। ये संसद के ऊपर है। तो ये आपका जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जो कंट्रोल करने का पॉइंट्स थे वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। मेरा काम आपको सिर्फ समझाना है, पढ़ना आपका ही काम है। आपको अपने बुक से बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि पहली बार कभी कभार हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, मेरे साथ में भी ऐसा हो चुका है, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी था। तो आप इसको 2 से 3 या फिर हो सके तो 4 से 5 बार इस पर सेल्फ स्टडी करें, नोट्स रेडी करें अपने भाषा में, और उसके बाद इसके लिए लॉन्ग नोट्स भी तैयार करें। आपको जो उचित लगता है आप अपने आंसर में वो सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, इससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। इसमें इतना ही था, कोई केस लॉ इससे संबंधित नहीं है, जो अगर होता तो मैं आपको जरूर बताती। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है चैप्टर वो है नेचुरल जस्टिस। तो ये 2 चैप्टर जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मैंने आपको करवाए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना के ये वादा किया था कि जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि बिहार सिविल जज की आने वाली वैकेंसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको अभी से ही तैयार करना है। चाहे आप मेंस के लिए समझें, चाहे प्री के लिए, मैं दोनों ही हिसाब से तैयारी करवा रही हूँ। आपको नोट्स भी बता रही हूँ, समझा भी रही हूँ, ये भी बता रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको लिखना है, क्या शॉर्ट नोट्स है, क्या लॉन्ग नोट्स है। तो कृपया करके आप अपनी पढ़ाई बहुत जोर शोर से शुरू कर दीजिए, समय बीतते तो देर नहीं लगती। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब ना करें। अपने फ्रेंड्स में जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनमें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, अदरवाइज अनलाइक कर दें। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या परेशानी आपको वीडियो से रिलेटेड हो, या आपकी अपनी भी कोई बात हो जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।